वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज हमारी जो डेट है वो 19 अप्रैल है। जो 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स थे वो 19 अप्रैल के साथ ही कवर करके आपको करवाए जाएंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा कि करंट अफेयर्स में कोई कमी रहेगी, कुछ ऐसा नहीं रहने वाला। बाकी करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप ये है हमारे दिए गए नंबर्स, ये ग्रुप के नंबर्स है, इस पर आप कॉल कर सकते हो। और ये है हमारे टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग हमारे 5 करंट अफेयर्स को करते हैं, जिससे कि सबसे पहला है कांग्रेस का रेडियो, वेरी इंपॉर्टेंट। एटना, इग्नमेटिक एमिशंस। एटना क्या है, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो ये इटली का एक्टिव वोल्केनो है। फिर कस्टडी में होने वाली डेथ, बायोडाइवर्सिटी, इंडिया की सूखती हुई नदियां। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट 5 आर्टिकल, जिसमें सबसे पहला कांग्रेस का रेडियो है। क्यों? अभी एक मूवी रिलीज हुई है amazon प्राइम पर, ए वतन मेरे वतन। उस पूरी मूवी में एक फीमेल का योगदान दिखाया है जिसका नाम है उषा मेहता। और वो जो मूवी है उसमें रोल प्ले किया है सारा अली खान ने। उसमें ये दिखाया कि क्विट इंडिया मूवमेंट में एक फीमेल है जिनका नाम है उषा मेहता, उन्होंने कैसे रेडियो का कंट्रीब्यूशन रखा था। ठीक है, तो ये मूवी है, मस्ट वॉच एक फिल्म है जिसमें उषा मेहता का रोल दिखाया गया है। गांधी जी से इंस्पायर होके उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे किया था। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को स्टार्ट हुई थी, डेट भी याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942, गवालिया टैंक मैदान है जो मुंबई में, वहां पे इसकी शुरुआत की गई थी। और ये मूवमेंट गांधी जी ने लीड करी थी। लेकिन जैसे ही वो जो स्पीच देते हैं ना अपनी, वो देते जैसे उस मैदान पे से निकले बाहर, उनको अरेस्ट कर लिया गया। जितने भी और लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। और ये पूरी मूवमेंट फिर संभाली और लोगों, ठीक है, जैसे कि जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, विनोबा भावे, ये सब लोगों ने संभाला जो कि उस समय के यंग लीडर्स थे। इसीलिए कई बार इस मूवमेंट को लीडरलेस मूवमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इस मूवमेंट में कोई लीडर ही नहीं था। सब अपना अपना काम बहुत बखूबी कर रहे थे। लीडर ना होने के बावजूद भी सब बहुत बड़े तरीके से काम कर रहे थे। ठीक है, तो उषा मेहता जो कि 22 साल की एक लॉ स्टूडेंट थी, गांधी जी से कट्टर गांधीवाद आप कह सकते हैं उनको, पब्लिक प्रोटेस्ट उन्होंने किए। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी, उन्होंने तरीके करे। जैसे कि भाई, जब आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेस को बैन कर देती थी, न्यूज को बैन कर देती थी, तो कैसे लोगों तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाएगी, तो उन्होंने रेडियो को सहारा बनाया और रेडियो स्टेशन को एस्टैब्लिश करा। रेडियो स्टेशन के एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ ही उन्होंने दिखाया कि रेडियो की कितनी पावर है उस समय, क्योंकि उस समय भाई टेक्निकल चाहिए थी, एक्सपर्टीज, पूरा फंड चाहिए था। फिर भी उनके साथ और भी लोग थे। अब हमारे लिए लोगों भी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाबू भाई खाकर, विठल भाई जावेरी, चंद्रकांत झावेरी, इन्होंने हेल्प करी थी। नरीमन प्रिंटर ने इनको लाइसेंस दिया था इससे पहले। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये चीज कराई गई थी। तो कांग्रेस रेडियो उस समय बहुत ज्यादा जरूरी रोल प्ले किया था। और इसका पहला प्रसारण किया गया जिसमें ये बताया था कि जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। स्पीच देना, लोगों तक पहुंचाना अपनी बात, स्टूडेंट्स तक, वर्कर्स तक, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, वो इस रेडियो के थ्रू किया जाता था अंडरग्राउंड तरीके से। तो इसीलिए इनके कंट्रीब्यूशन को हम नहीं भुला सकते हैं। इसी के ऊपर मूवी है, फिल्म बनी है, इसलिए ये हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि करंट अफेयर्स में आती है चीज। ठीक है, लेकिन फिर वही है कि पूरा काफी कुछ किया, लेकिन जो रेडियो की टीम थी वो पकड़ पकड़ में आ गई थी। और पकड़ने से बचने के लिए भी बहुत प्रयास किए गए थे। लेकिन जो है सितंबर तक आते आते जो वो थे ना ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनको इसके बारे में पता चल गया था और प्रिंटर भाई फाइनली पकड़ा गया था 12 नवंबर 1942। तो उस टाइम पे इसका लास्ट प्रसारण हुआ। ठीक है, और उस समय 5 इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था
यही उषा मेहता, बाबू भाई खाकर, विठल भाई झावेरी, चंद्रकांत झावेरी, नानक ज्ञानचंद मोटवानी, इन सबको यहाँ पर जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था। फिर जो है उनको, अब आप सोचो, 1942 में उषा मेहता को अरेस्ट किया गया और पुणे के यरवड़ा जेल में उनको रखा गया था। ये वही जेल है जहाँ गांधी जी को भी जो है पूना पैक्ट के समय जेल में रखा गया था। और फिर उनको 1946, मतलब आप मान के चलो करीब करीब 3.5 साल बाद उनको छोड़ा गया। इसलिए उनको रेडियो बेन के नाम से भी जाना जाता। ठीक है। तो उसके बाद वो इतना ज्यादा जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आ पाई, क्योंकि वो तबियत खराब होने के चलते पॉलिटिक्स में नहीं हेल्प कर पाई। उसके बाद उनको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है 1998। ठीक है भाई, ये आप पढ़ सकते हो। क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने आपको बताया है, 8 अगस्त गवालिया चांद मैदान, जहां पे गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो दिल्ली चलो जैसी आंदोलनों को भी बोला था। गांधी, नेहरू, पटेल सबको अरेस्ट कर लिया गया था, मास अरेस्ट हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के चलते। ठीक है। तो ये सब कुछ आपको दिमाग में रखना है, पूरी की पूरी एक स्टोरी। क्विट इंडिया मूवमेंट हमारी एक ऐसी मूवमेंट है जिसके बाद आजादी की जो राहें हैं वो खुलने लग गई थी। इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट हमारे पूरे के पूरे हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ये अपने आप में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद में अपने आप में ये मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे सेशन के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। उस समय जो है वाइसराय जो थे वो थे वाइसराय लॉर्ड लिनलिथ गो। ठीक है। इस मूवमेंट में बहुत से 4,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। और इस तरीके से मूवमेंट चलती है। ब्रिटिश को मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही थी, इंडिया ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कांग्रेस। अगर मैं बात करूं बाहर से कैसे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था, तो जो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वो भी इस चीज में पूरा सपोर्ट कर रहे थे। तो भाई इनको चाहिए था इमीडिएट इंडिपेंडेंस। अब क्या चाहिए? इमीडिएट इंडिपेंडेंस। ठीक है। उस समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको आप जानते होंगे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो पूरा। ठीक है भाई। ऐसे ही हमारा सेकेंड आर्टिकल आता है एटना के ऊपर। क्या है ये एटना? मैंने अभी बताया, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो अगर मैं बात करूं तो बस इंडिया में भी है, बिल्कुल इंडिया में भी है, जिसका नाम है बैरन आइलैंड। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में, मिडिल अंडमान में पड़ता है। ये इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो। इंडोनेशिया के भी एक्टिव वॉल्केनो है जो काफी न्यूज में रहते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं तो माउंट सिमीरू, माउंट सीनाबंग, नाम लिख सकते हो आप, और माउंट मेरापी, ये इंडोनेशिया के न्यूज में रहते हैं। ऐसे एटना, ये इटली का है। ठीक है। वहां पे वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग्स देखी हैं, ज्वालामुखी के भंवर छल्ले देखे गए हैं। ठीक है। एटना मेडिटेरेनियन सी लार्जेस्ट आइलैंड में लोकेटेड है, इटली में। और इटली इटली में जो है हाईएस्ट पीक है इटली की, यही वाली। यूरोप का भी काफी बड़ा वॉल्केनो है ये। इसके 5 क्रेटर्स हैं जहां से ये इरप्शन होती है। ठीक है। इसमें जो है फ्लैंक विस्फोट देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे छल्ले देखने को मिले हैं ज्वालामुखी। तो क्या होते हैं ये छल्ले तब आते हैं, वोटेक्स रिंग्स तब आती हैं जब गैस मुख्य रूप से जल वाष्प के रूप में बन जाती। गैस क्या बन गई है? वाटर वेपर के रूप में बन गई, तो वो छल्ले की फॉर्म में निकल के आती। पहली बार इसमें 1724 में देखा गया था ऐसा। उसके बाद से ये चीज बढ़ने लग गई है। 2023 में भी एक वॉल्केनोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, जो वॉल्केनो की स्टडी करते हैं, बोरिस बेनहेक, उन्होंने भी ये चीज देखा था कि हर रोज ही छल्ले निकल रहे हैं उसमें। ठीक है। और इसमें ऐसा उन्होंने बोला कि भाई ऐसा अभी तक कोई वॉल्केनो नहीं रहा जिसमें इतने ज्यादा अमाउंट में वॉल्केनिक के वोटिक्स, मतलब छल्ले निकलते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसी के अंदर ही गैस जो है वो बिल्कुल ही इरप्ट हो चुकी है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? वॉर्टेक्स रिंग, छल्ले निकलना। याद रखिएगा इसको। इस तरीके से चीजें बताई गई हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, मेडिटेरेनियन सी में है, लार्जेस्ट है इटली का, इटली में है। और बाकी जो 2-3 मैंने आपको आइलैंड बताया वो, और वॉर्टेक्स रिंग क्या होती है वो। तो ये बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसमें एक्चुअली में सीधा सीधा याद रखना है वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में, मतलब फैक्चुअल डिटेल्स ही पूछी जाएंगी। अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर बनता भी है तो यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है। माउंट एटना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि काफी ज्यादा ये वॉल्केनो न्यूज में अभी है ना, ये पूछा जा रहा है। इटली में है, याद रखिएगा। और एल्प्स के साउथ में पड़ता है,
क्वेश्चन आता है किसके साउथ में है, तो एल्प्स के साउथ में आपको ये देखने को मिले, ठीक है ना। वोल्केनो वहां पर और भी है, वेसुसियस भी है, माउंट टाइजी भी है, बट ये वोल्केनो सबसे ज्यादा वहां पर एक्टिव। चलिए, अब रिसेंटली ही हमारे सुप्रीम कोर्ट में हिरासत में जो मौतें होती हैं, मतलब कि जेल में जो मौतें होती हैं, उसका आंकड़ा बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में जो पूरी यहाँ पर बात हुई है उसके ऊपर एक बोला है कि हमें पूरा लेकर के आओ। तो बात ये थी भाई, अभी हुआ क्यों, एक पुलिस कांस्टेबल है, उन्होंने कस्टडी में किसी की डेथ कर दी, ठीक है, उनको यहाँ पर बेल देने के लिए बात हुई है। तो वहां से ये टॉपिक न्यूज में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अगर आप इस तरीके से कुछ भी चाहते हो, आपने हिरासत में मौत का कोई भी मामला आया है, उसमें जो आरोपी पुलिस कर्मी है उसकी जमानत याचिका कर रहे हो, तो भाई उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि एक्यूज पुलिस फोर्स का उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे के रीजंस क्या होंगे, नेचर कैसा है उस बात को, तो पूरा ये सब देखना पड़ेगा। इसलिए टॉपिक न्यूज में आ गया कि हिरासत में जो मौतें होती है। तो हिरासत में मौतें क्या है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, हिरासत में मृत्यु का मतलब उस मृत्यु से है जब कोई व्यक्ति कानून प्रवर्तन अधिकारी और सुधार सुविधा की हिरासत में होता है और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। वहां पर उन्होंने दुर्व्यवहार के इतना टॉर्चर कर दिया, इतना ज्यादा फोर्स यूज कर लिया कि भाई उसकी इतनी ज्यादा तबियत खराब हो गया, कुछ ऐसा हो गया। तो विधि आयोग जो लॉ कमीशन उनके अनुसार भी यही बात है, ठीक है। पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है, क्यों, क्योंकि भाई बहुत जबरदस्त आप उसको मारे ही जा रहे हो, टॉर्चर किए जा रहे हो, थर्ड डिग्री टॉर्चर कर रहे हो, उसको खाने पीने को नहीं दे रहे हो, कुछ भी ऐसी आकस्मिक मृत्यु उसकी हो सकती है। तो एक तो ये हो जाता है। एक होता है जुडिशियल कस्टडी में डेथ होना, जब जेल बहुत भर गई, वायलेंस हो रहा है वहां पर, ठीक है, कैदी हिंसा, आत्महत्या है, तो उसे न्यायिक हिरासत कहते हैं। और एक सेना या अर्धसैनिक बलों की हिरासत में मौत, जो कि टॉर्चर के थ्रू पैरामिलिट्री के वहां जो जो जमा होते हैं उनकी होती है। तो इस तरीके से भाई उनका ये है कि कस्टोडियल डेथ अगर कभी भी होती है तो उससे जुड़ा हुआ हमारे पास क्या प्रावधान है, हमारे पास आर्टिकल 21 है इससे जुड़ा हुआ। आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी तो देता ही, जिसमें बोलता है कि आपको टॉर्चर नहीं किया जाएगा, आपके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं किया जाएगा जो अमानवीय हो, है ना। आर्टिकल 21 में लिखा ना, आपने पढ़े होंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स, जिसमें दैहिक स्वतंत्रता का अपने पास अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको बिल्कुल ही फ्री रखा जाएगा इन सब चीजों से, ठीक है। और ऐसे ही हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का भी सेक्शन 24 कहता है कि जब भी कोई जांच एजेंसी की धमकी के आगे झुककर आरोपी की जो है उसको स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। और आईपीसी का जो है सेक्शन 330 और 331 में भी लिखा हुआ है। तो कस्टोडियल डेथ, ये सब चीजें, बाकी इसी में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ भी इसी तरीके से कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यूएन जनरल असेंबली ने भी नेल्सन मंडेला रूल्स को अडॉप्ट किया था, वहां पर भी बोला था कि किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, चाहे वो न्यायिक हिरासत में ही क्यों, ठीक है। तो क्या सरकार ने इसके ऊपर कोई स्टेप्स नहीं है, तो बिल्कुल सरकार ने इसके ऊपर, बेसिकली वही है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वही इसके ऊपर स्टेप्स लेने के लिए मजबूर करता है, तभी जाकर के ये चीजें हो पाती हैं। तो कस्टोडियल डेथ जो है या कस्टोडियल हिरासत में जो मौत हो जाती है, ये उसका पूरा है। और इसके अगर मैं थोड़ा सा आपको अगर मैं आंकड़े बताऊं तो हमारी हम होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी इसके ऊपर बोला है कि सबसे ज्यादा जहाँ पे कस्टोडियल डेथ होती है वो है गुजरात। गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, बिहार में सबसे ज्यादा मौतें देखी गई हैं कस्टडी में डेथ होने वाला। और इसमें एनएचआरसी भी कहता है कि इस पे स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने की जरूरत है। आर्टिकल 21 कहता है कि आपको ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स लेने की जरूरत है। उसके लिए सरकार जो है यहाँ पर अपना लीगल सिस्टम, पुलिस की तरफ सेंसिटाइजेशन पे ध्यान देने की जरूरत है, राइट। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और वैसे मैं बता दूं 2014 में इस पे क्वेश्चन भी आया था एनएचआरसी के रोल पर। एनएचआरसी का क्या रोल होता है उसके ऊपर क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है, ठीक है भाई। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है ये, इतना भी फैक्ट्स आपको बताएं। स्टेट कौन सी टॉप करती है, गुजरात है और महाराष्ट्र है, जहाँ पे कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा देखने को। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल्स। ऐसे ही हम लोग अगला आर्टिकल देखेंगे, इशू ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज जो कि इन्वेजिव होती हैं, तो क्या है उनका जैव विविधता, आक्रामक विदेशी प्रजातियां जो बाहर से प्रजातियां आती हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके रिप्रोडक्शन करते हैं, उसे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज कहते हैं, जिससे यहाँ की प्रजातियों को प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में है ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, आप रीड कर सकते हो डेफिनेशन।
आक्रामक विदेशी प्रजातियां वो गैर देशी होती हैं, जिसमें पौधे जानवर कोई भी हो सकता है, जिसे बाहर से लाया गया है, जिसकी वजह से वहां का आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिम काफी ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, खराब चीजें होने लग जाती हैं। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अनुसार भी यहाँ पर उनका आना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, अपनी खुद की जो हमारी हैबिटेट्स है उसके लिए, जैसे होता है ना यार, आप अपने घर में रह रहे हो और अचानक से कोई ऐसा आपके घर में गेस्ट आ गया जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, तो क्या होता है, आपके मन में भी होता है ना, यार ये तो हमारे घर का माहौल खराब हो जाएगा। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ के साथ भी होता है, जो उनकी अपनी वन्य जीव है, उनका जो तरीका है वो वही रह रहे हैं, बाहर से कोई ऐसी स्पीशीज आ गई जो उनके माहौल के लिए सही नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाती है उनके साथ भी। वही चीज है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि यहाँ पर ऐसी कौन सी स्पीशीज है, तो बिल्कुल अपने पास स्पीशीज है, अफ्रीका की कैटफिश है, नाइल की तिलापिया है, पिराना, एलिगेटर्स है, वो इंडिया में खूब आते हैं। ठीक है, अचानक से बाहर से एकदम से रेड ईयर्ड स्लाइडर, नॉर्थ अमेरिका की टर्टल है, ये यहाँ पर इंडिया में है। तो इस तरीके से इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का आना, जो बाहर की आक्रामक विदेशी प्रजातियां होती है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, और 40% इन्होंने हमारी बायोडायवर्सिटी को इम्पैक्ट में डाला है। इसी वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कॉस्ट भी बढ़ जाती है इनको संभालने की, और इनकी वजह से अपने स्पीशीज को जो नुकसान हुआ उसका भरपाई करने की। तो क्या सरकार ने इस पे कोई डिसीजंस लिए हैं? तो बिल्कुल, इसके ऊपर इंडिया ने भी एक नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान स्टार्ट किया है, जिसमें हम उनको आइडेंटिफाई करके उनके बायोडायवर्सिटी के बारे में समझ के उनको वापस भेजने का पूरा एक प्रयास करेंगे। ज्यादा इसके ऊपर अभी तक नहीं हुए हैं चीजें, केवल यही चीज है जो आपको मैंने बताई है, विदेशी आक्रामक प्रजातियां, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो, रिपोर्ट भी बता रहा है कि 37,000 से ज्यादा ऐसी प्रजातियां यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, काफी ज्यादा जो है वो हमारी भूमि पर, वनों पर, कृषि क्षेत्रों में प्रभाव डालती है। स्थानीय प्रजातियों पर तो प्रभाव ऑब्वियसली नकारात्मक, नेगेटिव तो होते हैं उनके। व्यापार में भी प्रॉब्लम आ जाती है, यात्रा के दौरान प्रॉब्लम हो जाती है, जलवायु परिवर्तन में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो इनका प्रभाव इस तरीके से। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आया था, यूपीएससी ने पूछा था 2015 में, तो ये किस तरीके से था, ऐसे इन्वेजिव स्पीशीज के ऊपर सेम क्वेश्चन आया था कि क्या होती है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो आपने पढ़ा है एग्जैक्टली उसी टाइप पे क्वेश्चन था, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलो अगला और लास्ट आर्टिकल है, भारत की हमारी नदियां, जो भारत की, आप यूं कह लो कि भारत की जान है, भारत की लाइफ लाइन है, वो नदियां सूखती जा रही, उनका जल निर्जल होता जा रहा है। 13 ऐसी नदियां जो कि ड्राई, सूख गई हैं। भाई नदियां ही नहीं होंगी तो कृषि कैसे होगी? होगा ना। तो ये है भाई, ये नदियों के बीच में आ रही है दिक्कत। पढ़ लो, ऋषिकुल्या जो आपने सुना होगा, जो जगन्नाथपुरी है, वो यहीं पर ही बसा हुआ है। बहुधा, वामसाधारा, नागवली, शारदा, वराह, तांडव, इलूरू, गुंडाकल्मा, तलिमेरु, मूसी, पलेरू और मुन्नेरू, ये सारी नदियां आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में बहती हैं। ईस्ट में बहती हैं, इसलिए ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके बह जाती है। तो मेन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इसकी नदियां जो है ये सूखती जा रही है। इसमें महानदी भी है, चलो महानदी का पानी अभी सूखा नहीं है, लेकिन महानदी और पेन्नार के बीच में जितनी भी नदियां बहती हैं उनमें पानी ही नहीं है, तो क्राइसिस है ये। ठीक है, गंगा में पानी है, गंगा सूखी नहीं है, पर पानी उसका कम हो गया, जो उसका पानी था वो उससे हाफ होता जा रहा है, तो कल को उसमें भी दिक्कत आ सकती है, समझ रहे हो। ऑल्सो नर्मदा, तापी, गोदावरी, साबरमती, सब में पानी का अमाउंट कम होता जा रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं राष्ट्र का जल संकट, क्योंकि 36% ही अपने पास पानी रहा है इन चीजों के लिए। ठीक है, ये सब चीजें हो रही है, जो हमारा पानी है सूखा पड़ने की संभावनाएं और बढ़ गई है। इसके पीछे कारण क्या? चलो आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लिया कि ऐसा ऐसा है, पर इसके पीछे कारण क्या है, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ईस्ट फ्लोइंग नदियां ही सिर्फ हो रही है, वेस्ट में नहीं हो रही, ईस्ट में ज्यादा हो रही है। सबसे बड़ा कारण है इसके ऊपर डिफॉरेस्टेशन, वनों को काटना और वहां पे डैम्स को बनाना, और वहां का क्लाइमेट चेंज होना, क्योंकि क्या हो रहा है कि भाई रेनफॉल का पैटर्न सही नहीं है, रेनफॉल कभी आ रही कभी नहीं आ रही, तो उससे हमारी जो वो होती है ना हमारी कृषि, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ग्राउंड वाटर के ऊपर भी प्रॉब्लम हो रही है, हमारी जो सॉइल है वो अपना पानी स्टोर नहीं करके रख पा रही है, और वाटर में पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको महानदी और वहां एरिया में देखने को मिलेगी वो है इलीगल तरीके से सैंड माइनिंग।
इलीगल सैंड माइनिंग करना, इसके लिए सरकार ने खनन ऐप भी लॉन्च करी थी, ताकि इलीगल जो भी किसी को पता चलता है वो पिक्चर क्लिक करके गवर्नमेंट को भेज सकता है कि यहाँ पर इलीगल तरीके से सैंड माइनिंग हो रही है। तो ये चीजें रुकनी चाहिए। और शहरीकरण तो हो ही रहा है, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसको कंजर्व नहीं किया जा रहा। तो ये रिवर के सूखने के सबसे बड़े कारण हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात ये आती है कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो भाई बिल्कुल ये हमारे मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। इसको ठीक करने के लिए जो इरिगेशन है उसकी प्रैक्टिसेस को सुधारना, स्प्रिंकलिंग वाटर टेक्निक्स को अपनाना, जल संरक्षण करना, जितना हो सके जलों को बचाना, मृदा अपरदन को रोकना, सॉइल इरोजन को रोकना, ये सब चीजें वाटर को वेस्टेज करने से रोकने को बचाने की बहुत जरूरी है। पॉलिसीज ऐसी लाने की जरूरत है। आप रीड कर सकते हो, मैंने तो वैसे बता दिया है, वो आप रीड भी कर सकते हो। रिवर्स को इंटरलिंक करना, ये प्रोजेक्ट चल ही रहा है। केन और बेटवा नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो पॉलिसी में रिफॉर्म्स और ये सारी चीजें करके हम स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, ये आप रीड कर लो। इसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए एक्सप्लेन नहीं करी बिकॉज ये बहुत इजी फैक्ट्स है, हम इसको कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं। चलो भाई, आज का लास्ट हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं आर्टिकल को। तो हमारा सबसे पहला है स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स। स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स में आरबीआई देखती है पूरा। ठीक है, अब ये स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स होते क्या है भाई, अपने को अब तो ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वोस्त्रो अकाउंट वो होता है जो अपने डोमेस्टिक बैंक किसी बाहर के बैंक में ओपन अप करवाता है। ठीक है, ताकि वो तरीके से ट्रेड किया जा सके, उसे कहते हैं वोस्त्रो अकाउंट। इसमें सारी इंफॉर्मेशन सही लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट डोमेस्टिक बैंक फॉरेन करेंसी में रखा, फॉरेन बैंक मतलब हमारा बैंक कहीं और भी है, बाहर भी है, उसे कहते हैं वोस्त्रो अकाउंट, जो हमारा वहां अकाउंट होता है। ठीक है, ताकि हम कन्वर्टेबल करेंसीज कर सके। हमने रशिया के साथ ये किया भी था। इंटरनेशनल मैकेनिज्म जो है, अपना जितना भी ट्रेड होगा वो रशिया के साथ रुपए और वहां की करेंसी के हिसाब से पूरा चलेगा। ठीक है, ताकि ट्रांजैक्शन इजी हो जाए और करेंसी के जो कन्वर्जन में पैसा जाता है वो बचाया जा सके। तो वोस्त्रो अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है कि अपने इंडिया का के बैंक का अकाउंट, इंडिया के बैंक का अकाउंट किसी दूसरी कंट्री में भी है, जहां पर हम लोग ट्रेडिंग के पूरे मामलों को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है रिंग वुडाइट। रिंग वुडाइट एक मिनरल है जो कि न्यूज में था और बहुत से बच्चों ने नहीं सुना होगा इसके बारे में, इसलिए मैं इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में बता रही हूँ। रिंग वुडाइट मिनरल है, अर्थ के जोन में मिला है। डीप अर्थ जब उसमें जब इसको डीप अर्थ किया गया, मतलब एक तरीके से एक्सप्लोरेशन किया गया, तब ये मिला है। ठीक है, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर डिस्कवरी करी है, एक हिडन रॉक रॉक के अंदर मिला है ये रिंग वुडाइट। ठीक है, और ये इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि पानी को ना स्पॉन्ज की तरह, स्पॉन्ज होता है ना, पानी को सोख लेता है, ये उसको सोख लेता है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, इसमें सारी स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सही लिखी हुई है। हाँ, फर्स्ट वाली में मिस्टेक थी, एक मिनरल है जो कि अर्थ में मिला है, लो प्रेशर में नहीं मिला। सेकंड सही बताया मैंने, अद्वितीय विशेषता है कि स्पॉन्ज की तरह जल को अवशोषण कर लेता है, और ये 700 किलोमीटर अर्थ के सरफेस के अंदर मिला है। ठीक है, तो वो चीज है। तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ लेना, ये हमें मिला है। और आज का क्वेश्चन भी स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट के ऊपर ही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको कहूंगी कि मेंस की जगह इस क्वेश्चन को, ये है ना जो इस तरीके से ये वाला प्रीलिम्स की फॉर्म में इसको पढ़ के जाओ तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। प्रीलिम्स की फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ के जाना, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, काफी इससे फायदा रहेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, वो खूब इस तरीके के क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको रीड करिएगा, इसको नोट करिएगा, लिखिएगा सारी चीजें। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। कैसा लग रहा है भाई वीडियोस पे, आपने कमेंट करने फिर छोड़ दिए हैं? तो यार वीडियोस पे कमेंट करते रहो ताकि वीडियोस चलती रहे, वरना वही है कि वीडियोस आनी बंद हो जाएंगी फिर अगले महीने से। तो जरा करते रहिए इसको भी पूरा, ताकि अपने को भी फायदा रहे और आप लोगों को भी प्रॉपर फायदा रहे, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को भी ना आए। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं सभी लोगों से अगले लेक्चर में कल सुबह। नमस्ते, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।